अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मायरा शहज़ाद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। आज अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ सेफ साउंड रिहैब में। और आज आपके लिए जो चैप्टर मैं लाई हूँ वो है चैप्टर 2 पर्सनालिटी और स्पोर्ट्स का। वीडियो देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। और कोई सवाल हो आपका तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप उसमें सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अब हम अपने चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने स्लोगन के साथ, जो कि है वी फीड सोल। सेशन आउटलाइन में हमारे पास आपके लिए मौजूद है। सबसे पहले है व्हाट इज़ पर्सनैलिटी एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पर्सनैलिटी क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, पर्सनैलिटी किन चीज़ों से मिलके बनती है, फिर उसकी अप्रोचेज़ और पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कुछ चीज़ें आपके लिए भी है। मेजरिंग एंड असेसिंग पर्सनैलिटी कि कैसे किया जाता है, फिर वो काम और वो काम जो नहीं करने हैं, पर्सनालिटी को टेस्ट कैसे किया जाता है वो है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ हैं कुछ, और एथलीट्स की सक्सेस किस में है और किस तरह मुमकिन है। फिर हमारा रोल पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है कि हम पर्सनालिटी को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। इन सब पे आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पर्सनालिटी क्या होती है। ठीक है, तो पर्सनालिटी ऐसी खसूसियात यानी वो करैक्टरिस्टिक हैं और फिर करैक्टरिस्टिक का कलेक्शन है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाता है। ठीक है, जैसे हमारी ट्रेड्स, हमारा इंटरेस्ट, ड्राइव्स, वैल्यूज़, फिर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमारी एबिलिटीज़, फिर हमारा इमोशनल पैटर्न्स, ये सब चीज़ें मिलके ना हमारी पर्सनालिटी बनती है इन सब चीज़ों से। और इन सब चीज़ों को देख के ही अगला बंदा बता सकता है कि हमारी क्या पर्सनालिटी है, हमारी कैसी थिंकिंग हो सकती है। तो इन सबको कहते हैं। ठीक है, वैसे तो पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर में 3 बातें अहम हैं। वो अहम जो है मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल कोर। ठीक है, साइकोलॉजिकल कोर है मतलब नफ्सियाती मरकज़, मतलब हम जो हैं वो किस चीज़ों को, मतलब हमारी परसेप्शन क्या है, हम चीज़ों को किस तरह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है टिपिकल रिस्पॉन्सेस। चीज़ों को समझने के बाद, अंडरस्टैंड के बाद, परसेप्शन के बाद आता है हमारा रिस्पॉन्स। मतलब हमारा रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह का आएगा, उस सिचुएशन को, उस चीज़ों को डील करने का तरीका क्या होगा, उसे कहते हैं। फिर है रोल रिलेटेड बिहेवियर। फिर जो हमारा रिस्पॉन्स है उसके बाद सामने की तरफ से क्या रिएक्शन आया और फिर हमारा क्या रद्द अमल रहा है, हमारा क्या किरदार रहा है, इन सब चीज़ों को हम जो कहते हैं पर्सनैलिटी का हिस्सा। अब हमारे पास एक पिरामिड शेप में एक चार्ट बना हुआ है। अगर हम उसे गौर से देखें तो उसमें भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो हम ग्राउंड रियलिटीज़ मतलब ग्राउंड बेस से शुरू करते हैं। सबसे नीचे है साइकोलॉजिकल कोर। उसमें लिखा हुआ है इंटरनल और कांस्टेंट। यानी ये साइकोलॉजिकल कोर है इंसान के अंदर की जो है वो इंसान का बिहेवियर पैटर्न्स और ये सब चीज़ें, इंसान के अंदर क्या चल रहा है उसका हिसाब है। और ये कांस्टेंट रहता है, मतलब अगर हमारे एक चीज़ को लेके हमारा ये बिलीव बन गया ना तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है उस मिथ को या उस बिलीव को तोड़ना। ठीक है, उसके बाद है टिपिकल रिस्पॉन्सेज। अब वो बेस करते हैं हमारा सोशल इन्वायरमेंट पे कि हमें वो चीज़ जो है वो किस टाइप की लगी है और वो हमारा किस तरह का फीचर बना है। और मतलब ये ज़्यादातर सोशली जो है होती है, सोशल बेस्ड करती है। ठीक है, उसके बाद है रोल रिलेटेड बिहेवियर। ये होता है एक्सटर्नल, ये अगले बंदे की बाद हमारा जो बिहेवियर होता है ये उससे कहते हैं। ठीक है, और ये भी डायनामिक रहता है, ये बहुत मतलब एक्टिवली वर्क करता है। और ये है इसके 3 रिस्पॉन्सेस, ये है इसके 3 टाइप्स और 3 पार्ट्स। अब सबसे पहले व्हाट मेक्स अ पर्सनैलिटी में हम पढ़ने लगे हैं पहले साइकोलॉजिकल कोर। साइकोलॉजिकल कोर क्या होता है? सबसे पहले द मोस्ट बेसिक एंड डीपेस्ट एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, इंटरेस्ट, मोटिव्स और हमारा सेल्फ वर्थ, ये सब मिल के ना एक रियल पर्सन बनाता है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी को ग्रो कराता है और पर्सनैलिटी का हिस्सा है और पर्सनैलिटी उससे ग्रो करती है, मतलब अच्छी डेवलप हो जाती है। ठीक है, डेवलप पर्सनैलिटी से कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल ये है पर्सन गाइडिंग वैल्यूज़ इन एवरीडे लाइफ। मतलब एक इंसान है जो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स से भी डील कर रहा है और अगर उसके कोई फ्रेंड किसी क्रिटिकल सिचुएशन में है तो वो उनको भी निकालेगा वहाँ से और उनकी भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसा इंसान, ऐसी पर्सनैलिटी, यही चीज़ें हमें पसंद भी आती हैं और हम कहते हैं कि हमारे आसपास जो हैं वो ऐसे ही लोग हों जो कि कोऑपरेटिव भी हों और रिस्पॉन्सिबल भी हों। ठीक है, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होती है साइकोलॉजिकल कोर। और साइकोलॉजिकल कोर हमारी तभी अच्छी होगी जब हम जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और फिर हमारी जो है पॉजिटिव थिंकिंग होगी। ठीक है, तभी हम किसी को भी है ना वो
मतलब हमारे से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और किसी को अच्छा मशवरा हम दे सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ टिपिकल रिस्पॉन्सेस। ठीक है, अब इसमें बात हो रही है द वे वन टिपिकली एडजस्ट और रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि हमारा अपना रवैया, हमारा अपना रद्द अमल जो हम रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे रूटीन में हम करते हैं, उसे कहते हैं टिपिकल रिस्पॉन्सेस। कि हमारा चीज़ों को लेके परसेप्शन के बाद हमारा जो है वो एक्शन क्या है। ठीक है, इसमें भी कुछ ट्रेड्स होती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे लिखा है बीइंग हैप्पी, गो, शाय, लकी, एक्सेट्रा। यानी अगर हम लोग खुश होते हैं तो हमारी किस तरह की पर्सनैलिटी होती है, हमारा किस तरह का रिएक्शन आता है। अगर हम लकी हैं या हमें शर्म आ रही है तो हमारा रिएक्शंस बदल जाते हैं, एक्शंस बदल जाते हैं। उस लिहाज से हमारी पर्सनैलिटी और हमारा बिहेवियर्स में भी थोड़ा सा चेंज आता है। उन चेंजेस को हमने जो है वो वेरीफाई करना होता है और जो सामने वाला है वो ये देख के बताता है कि हमारी पर्सनैलिटी एक्चुअल में है किस टाइप की। अब हम बात करेंगे रोल रिलेटेड बिहेवियर्स की। कोई इंसान, मतलब कोई भी इंडिविजुअल किसी पार्टिकुलर सोशल सिचुएशन में कैसे डील करता है, उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो किस तरह की अपने आप से और लोगों से, उसे वो कैसे फुलफ़िल करता है। और अगर किसी रोल में है, मतलब उसको कोई ज़िम्मेदारी दी गई है या उसने कोई रोल परफॉर्म करना है, उसमें वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसकी क्या पर्सनैलिटी उसमें नज़र आ रही है, इन सब चीज़ों को कहते हैं रोल रिलेटेड बिहेवियर्स। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो देखो, जैसे एक स्टूडेंट का बिहेवियर होता है एक पार्टिकुलर सोशल सिचुएशन में होता है, मतलब वो एक स्कूल में है, स्कूल में उसका बिहेवियर एक अलग टाइप का होगा, एक ज़रा मतलब प्रिंसिपल्स को मोरालिटी पे बेस करता हुआ, प्रिंसिपल फॉलो करता हुआ नज़र आएगा। और वही स्टूडेंट अगर घर में जाएगा तो उसका बिहेवियर वो नहीं होगा जो वो स्कूल में था। इसी तरह एक लीडर और टीम का कैप्टन, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, हर इंसान किसी न किसी सिचुएशन में होता है और तरह तरह के लोगों से, अपनी फैमिली से, नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबसे डील कर रहा होता है। उसे हम कहते हैं रोल रिलेटेड बिहेवियर्स। अब हम अप्रोचेस पर आ गए हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कौन सी अप्रोचेज़ हैं उनके बारे में हम जिक्र करने लगे। सबसे पहली है साइको डायनेमिक अप्रोच। ठीक है, इस अप्रोच में हम ये कहते हैं कि देखो, जैसे एक रवैया इंसान के जो है वो बदलते रहते हैं और रवैयों का तयन भी हमें, मतलब हमें रवैयों को जो मेजर करना होता है, एक इंसान की पर्सनैलिटी का पता करना होता है, तो हम तकरीबन प्रॉपर मुकम्मल इंसान को देखते हैं, मजमूई तौर पर एक पूरे इंसान को देखते हैं। उसके बाद क्योंकि देखो ना, जैसे इंसान के रवैये हैं वैसे ही इंसान का एक दूसरे के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, कि मेरी ये राय है, अगला बंदा कहता है मेरी ये राय है। तो हम हर बंदा जो है ना अपने अपने तौर पे, अपनी अपनी समझ के मुताबिक चीज़ों को अंडरस्टैंड और परसेप्शन कर रहा होता है। ठीक है, इन चीज़ों को हमने गौर करना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो अलग थलग चीज़ों को, इंसान की खसलतों को देखते रहें, इंसान के बिहेवियर्स को नोट करते रहें। इसके बजाय ये अच्छा है कि हम उसे मजमूई तौर पर एक पूरे मुकम्मल इंसान की बात करें। ठीक है, और हमारे अनकॉन्शियस पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और मुसलसल जो है ये एक सिचुएशन चल रही होती है। ठीक है, इससे हम जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और इससे पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। अब ट्रेट अप्रोच में हम ये देखते हैं कि कैसे बिहेवियर जो है, हम बिहेवियर को अंडर जो डिटरमाइंड है वो इस तरीके से करते हैं कि जो हमारी स्टेबल ट्रेट्स होती हैं ना, जो पर्सनैलिटी का फंडामेंटल यूनिट होता है, उसकी बेस पे हम जो है वो बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। यानी क्योंकि वो हमारे करैक्टरिस्टिक होती है, वो हमारी एबिलिटीज़ और चीज़ें होती हैं जो बदलती नहीं हैं। ठीक है, मतलब पर्सनैलिटी का वो हिस्सा होता है जो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। उन पर हम जो है ना वो बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, उससे हम कहते हैं ट्रेट अप्रोच। ठीक है, और ये इस तरह की होती हैं कि किसी भी सूरत हाल में ये बदलेंगी नहीं और एक ख़ास तरीके से ये काम करती हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच बेस करती है स्ट्रेंथ पे और इंटेंसिटी पे, जो कि बेसिक ट्रेट डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया में 3 चीज़ें आ रही है। पहली है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना। दूसरी है स्टेबिलिटी, मतलब अपनी जो मैं ऊपर हम बात कर चुके हैं कि आप जो हैं वो उन बिहेवियर्स को नोट करते हैं जो बदलते नहीं हैं। ठीक है, स्टेबल रहती हैं चीज़ें। और फिर बात करते हैं, जो तीसरी चीज़ है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर।
ठीक है, कि हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेसेस होती है, इसकी बेस पे जो है इंसान की सक्सेस होती है और उसके बिहेवियर्स होते हैं और बिहेवियर्स के बाद उसके एक्शंस रिएक्शंस आते हैं। सिचुएशनल अप्रोच। अब इस अप्रोच में जो बिहेवियर है उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इस तरह कि वो सिचुएशन बेस होगा। ठीक है, अब सिचुएशनल अप्रोच को हम कंटिजेंसी अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, यानी इन्वायरमेंट का क्या बिहेवियर पे इम्पेक्ट है उस पर हम जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो एक होती है पेरेंटल डाइवोर्स। उसमें हम ये देखते हैं जैसे एक चाइल्ड है और यंग पर्सन है, उसका दोनों का ही जो है वो पर्सनैलिटी इम्पेक्ट हो रही है और सोशली जो है ना वो डिस्टर्बेंस आ रही है सिचुएशन बेस। अब वो बच्चा है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में ही रहेगा। ठीक है, अगर हम इसकी एक मज़ीद एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में ये है कि एक स्पोर्ट्स टीम है, उसके कुछ मेंबर्स जो है ना वो अब टीम को और लीड नहीं कर सकते, मतलब वो जा रहे हैं। ठीक है, मेंबर्स कम होने की वजह से जो टीम का कोच है उसे और मेंबर्स को हायर करना पड़ेगा, टीम में शामिल करना पड़ेगा। अब उन शामिल करने के चक्करों में वो अब उन लोगों को शामिल करेगा जिन्होंने अरसे से स्पोर्ट्स नहीं खेला, लेकिन वो खेलते हैं, प्लेयर्स तो हैं बट वो फील्ड में नहीं रहे काफ़ी टाइम से, उनको वो अप्रोच करेगा। या फिर वो लोग जो खेलते रहे हैं और डिफरेंट टीम्स में उनमें खेलते रहे हैं, उनको वो लेगा। ठीक है, तो एक सिचुएशन बन गई उसके लिए कि उसने नए बंदों को हायर करना है। अब वो ये सोचेगा कि उसने हायर किस तरह से करना है, किन लोगों से बात करनी है, किन लोगों को उसने रखना है पीछे, कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको लेकर आना है। ठीक है, अब है इंटरेक्शनल अप्रोच। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ट्रेट अप्रोच का और सिचुएशनल अप्रोच का। ये दोनों को कंबाइन करने से बनी है इंटरेक्शनल अप्रोच। ठीक है जी, ये कहती है कि जो हमारा बिहेवियर है वो उन चीज़ों पे भी बेस करता है जो हमें विरासत में मिली होती है, मतलब इनहेरिटेड होती है, और साथ ही साथ ये हमारी सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है जिस सूरत हाल में हम होते हैं। ठीक है, उसमें भी ये बेस करेगी। इसको हम कहते हैं इंटरेक्शनल अप्रोच, यानी इंटरेक्शन से भी हमें हमारा बिहेवियर जो है वो पता चलता है। ठीक है, और इसकी मेजॉरिटी जो होते हैं ना वो स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट वो फेवर यही करते हैं कि हम जो है ना इंटरेक्शनल अप्रोच यूज़ करें, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब है रिसर्च सपोर्ट। ठीक है, तो करंट इम्पैक्ट के हिसाब से वो भी जो है ना रिसर्च से भी यही साबित हुआ है कि इंटरेक्शनल अप्रोच ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और इन्फ्लुएंशियल है, बेनिफिशियल है। यानी कि वो क्योंकि उसमें देखो ना दोनों की आ रही है, दोनों तरीके की सिचुएशन आ रही है, सिचुएशनल भी और ट्रांजिएंट भी, यानी ट्रेट भी स्टेट आ रही है। ठीक है, और फिर इनका वेरिएबल यानी इनका इंटरेक्शन भी सबके साथ आएगा, कंट्रीब्यूशन में ये बात हो जाएगी। ठीक है, इसकी अगर आप वीकनेस देखें तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी क्योंकि हमने दोनों फीचर्स देखने हैं तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और इसके अलावा भी इसके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये वो अप्रोच है जो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अपनाते हैं अपने स्पोर्ट्स पर्सन को ठीक करने के लिए। अब है रिसर्च सपोर्ट फॉर ट्रेट अप्रोच। ठीक है, अब ट्रेट अप्रोच में कौन से लोग जो हैं वो इस रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो करंट इम्पैक्ट जो है वो इसका इन्फ्लुएंस जो है वो कम है। ठीक है, लिटिल इन्फ्लुएंस है ज़्यादातर, क्योंकि इनके हिसाब से इसकी वीकनेस क्या है, वीकनेस ये है नोइंग ट्रेट विल नॉट ऑलवेज हेल्प प्रिडिक्ट बिहेवियर इन पार्टिकुलर सिचुएशंस। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि इनहेरिटेड जो इंसान की चीज़ें हैं वो अगर हमें पता चल भी जाएं तो वो इतनी बेनिफिशियल नहीं है और काफ़ी नहीं है कि हम बंदे का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सके कि वो इस सिचुएशन में ये रिएक्ट करेगा। मतलब हमें गुस्से का तो समझ आता है कि यार इस बंदे को गुस्सा आता है, इनहेरिटेड है, तो वो इस सिचुएशन में गुस्सा करेगा, लेकिन वो कितना करेगा हो सकता है वो उस सिचुएशन में ना करे। तो ज़रूरी ये भी है कि उसकी सिचुएशन एनालिसिस भी करना, सिंपल सिर्फ ट्रेट काफ़ी नहीं है। तो ये इसकी वीकनेस है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में वो यही है कि फिर अगर हम ट्रेट अप्रोच यूज़ करें वो उसी हिसाब से सिर्फ उसी डिस्पोजिशन में उसी एक सिचुएशन को हैंडल करेगी और इनहेरिटेड चीज़ों को देखती रहेगी, तो उसकी कंट्रीब्यूशन भी उस हिसाब से कम ही होगी।
जितना उसका इम्पैक्ट, करंट इम्पैक्ट कम होगा, उतनी उसकी कंट्रीब्यूशन कम होगी। ठीक है, तो वो लोग जो ट्रेड रिसर्च को सपोर्ट करते हैं उनको यही लगता है कि काफ़ी हैं हमारे पास, अगर हमें इंसान की इनहेरिटेड और इसकी विरासत की चीज़ों का पता चल जाए तो उससे हम उसका बिहेवियर का पता चला सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं होता। अब हम बात करने लगे हैं पर्सनैलिटी और एथलीट्स। ठीक है, तो इसमें कंट्रोवर्सी जो है सबसे बड़ी वही आती है कि क्या पर्सनैलिटी उतनी ही उतनी ही इम्पॉर्टेंट है परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, कि अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं होगी तो क्या आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, कंट्रोवर्सी एक ये होती है। इसके अलावा एक स्किप्टिक्स है कि आप लोगों के साथ वहाँ ताल्लुकात बनाने जाते हो, रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे नो रिलेशनशिप्स है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2 मॉडल्स बताए हुए। एक तो ग्रेविटेशनल मॉडल है। ग्रेविटेशनल मॉडल में कुछ हम इस तरह से देखते हैं कि वो कहते हैं कि एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक एथलीट की जो पर्सनालिटी की ट्रेट होती हैं वो बाकी लोगों से और उन लोगों से जो कि नॉन एथलीट है उन लोगों से अलग होती है। ठीक है, अब हो सकता है वो उनकी पर्सनालिटी की वजह से हो सकता है वो उनकी स्ट्रॉन्ग मतलब जो उनके खाने का प्रोसीजर होता है और जो प्रोसेस होता है और जो चीज़ें वो खाते हैं एनर्जी के लिए, वो उनका डिफरेंट होता है एक नॉर्मल पर्सन से। उनकी एक्सरसाइज का, जिमिंग का, हर चीज़ का अलग टाइम होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल मॉडल कुछ इस तरह का है। ठीक है, उसके बाद है परफॉर्मेंस पिरामिड। इसकी एग्जांपल में अगर मैं आपको प्राइम स्पोर्ट पिरामिड का बताऊं तो उसमें एक पिरामिड होता है जिसकी हम अगर बेस से देखें तो बेस में आता है मोटिवेशन। ठीक है, ये भी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर मोटिवेशन के बाद आता है कॉन्फिडेंस का लेवल। कॉन्फिडेंस के बाद इंटेंसिटी देखते हैं। इंटेंसिटी देखने के बाद फोकस आता है। फोकस के बाद सबसे एंड पे जो है वो इमोशंस की बात होती है। ठीक है, अब मयरिंग पर्सनैलिटी को कैसे मयर किया जाता है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो सिचुएशनल स्पेसिफिक ट्रेड्स होती हैं उनके लिए जो टेस्ट होते हैं वो अच्छी तरीके से बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। उनके अंदर एक्यूरेसी रेट भी ज़्यादा होता है बजाय जर्नल ट्रेट मयर्स के। ठीक है, यानी सिचुएशनल जो स्पेसिफिक ट्रेट टेस्ट होता है वो ज़्यादा एक्यूरेसी पे बेस करता है। ठीक है, उसके बाद ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। ठीक है, और अगर कंपेयर किया जाए पर्सनालिटी टेस्ट के स्कोर्स को, अगर आप मतलब इंडिविजुअल के पर्सनालिटी टेस्ट के जो स्कोर्स आए हैं, ठीक है, उसको अगर हम कंपेयर करें, अगर मंथली या 2-3 मंथ पहले उसने टेस्ट करवाया था उनके स्कोर से, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या उसमें वेरिएशन आ रही है, क्या चेंजिंग्स आ रही है, हालात बेहतर हुए हैं या हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि मेजर करना है दोनों चीज़ों को, ट्रेड्स को भी और स्टेट्स को भी। ठीक है, ये होती है मेजरिंग पर्सनैलिटी। अब है डूज़ एंड डोंट इन पर्सनैलिटी टेस्टिंग। ठीक है, कि हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को पर्सनैलिटी टेस्टिंग में। ठीक है, सो जो पहला काम करना चाहिए, पहले हम डूज़ की लिस्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, डू इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट अबाउट द पर्पस ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट एंड एग्जैक्टली हाउ इट विल बी यूज्ड। ठीक है, सो हमें पर्सन को बताना चाहिए कि उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद उसकी स्कोरिंग का हम क्या करेंगे और कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद डू अलाउ ओनली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हु अंडरस्टैंड टेस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड मेजरमेंट एरर्स टू गिव पर्सनैलिटी टेस्टिंग। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं को अलाउ करें पर्सनैलिटी टेस्टिंग के लिए जिनको हमें लगता है ज़रूरत है। ठीक है, और फिर वहाँ पे हमने मेजरमेंट एरर्स भी देखने होते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, फिर डू प्रोवाइड पार्टिसिपेंट विद स्पेसिफिक फीडबैक कंसर्निंग द रिज़ल्ट ऑफ टेस्ट। ठीक है, ये नहीं कि हमने टेस्ट ले लिया तो उसके बाद हमने पार्टिसिपेंट को पूछना ही नहीं है, बिल्कुल टेस्ट रिज़ल्ट्स उसके साथ भी शेयर करने हैं, उसे भी बताना है कि भाई यहाँ आपका प्लस पॉइंट है, यहाँ आप लैग करते हैं, यहाँ पर्सनैलिटी में ये होने वाला है, वो करने वाला है। सो ये सब चीज़ें पार्टिसिपेंट को पता होना चाहिए और हमारा काम है उन्हें बताना। अब है वो चीज़ें जो पर्सनैलिटी टेस्ट में हमें नहीं करनी चाहिए, तो उनका जायज़ा लेने लगे। ठीक है, सो सबसे पहला है डोंट गिव और इंटरप्रेट पर्सनैलिटी टेस्ट अनलेस यू आर क्वालिफाइड टू डू सो बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और अनदर सर्टिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जो हैं वो
पर्सनालिटी टेस्ट लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं, यानी आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और आपका इस फील्ड से ताल्लुक़ भी नहीं है, सो आप जो हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप जो है पर्सनालिटी टेस्ट को, उसकी स्कोरिंग को ऐसे ही बिहेवियर प्रेडिक्ट करने के लिए और फिर स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज सेटिंग्स में यूज़ करने के लिए अहल नहीं है, ठीक है। आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन और दूसरे सोर्सेज को भी देखना चाहिए कि यहाँ पर रिक्वायर्ड है कि नहीं, यहाँ लगना चाहिए नहीं, तो ये सब चीज़ें भी हमारे ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डोंट यूज़ पर्सनैलिटी टेस्ट टू डिसाइड हु मेक्स अ टीम और प्रोग्राम एंड हु इज़ नॉट डज़ नॉट, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग अहल नहीं हैं, ठीक है, और हम ये डिसाइड करने के बिल्कुल भी अहल नहीं है कि कौन जो है वो टीम में रहेगा और कौन टीम में नहीं रहेगा, कौन टीम बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, ठीक है, किसको लीडिंग पोजीशन में होना चाहिए और किसको हमने बैक ऑफ द टीम रखना है, तो ये सब हम डिसाइड नहीं करेंगे या हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट की स्कोरिंग डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। ये वो काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इन कामों से हमें परहेज़ करना चाहिए, ये नहीं करनी। अब है सिलेक्टिव फाइंडिंग्स इन पर्सनालिटी रिसर्च, ठीक है, कि रिसर्च ये कहती है कि किस तरह की एक सिलेक्टिव फाइंडिंग्स हमें करनी चाहिए पर्सनालिटी को लेकर, या एक अच्छी ग्रेसफुल पर्सनालिटी को ढूंढने के लिए, या वो कैसी होती है, इस बारे में हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। सो पहला पॉइंट वो ये बता रहे हैं कि सम रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड स्टेट एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बट इट इज़ फॉर फ्रॉम परफेक्ट और प्रिसाइज, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि समटाइम्स जो है वो कुछ रिलेशनशिप्स भी एग्जिस्ट करते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स को लेके, स्टेट को लेके, और उनका आपस में भी ताल्लुक़ है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। लेकिन ये कहना कि ये परफेक्ट ऐसी होती है और प्रिसाइजली ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, ठीक है। फिर हम नीचे अगर पॉइंट्स की बात करें तो वो कह रहे हैं कि नो सिंगल definitive personality profile have been found that consistently distinguishes athletes from non-athletes, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन या कोई क्राइटेरिया नहीं है या कोई एक लेबल हम नहीं कर देते कि ये पर्सनालिटी जो है एक एथलीट की होनी चाहिए और ऐसी पर्सनालिटी जो है वो एथलीट नहीं कहला सकती है, वो नहीं बन सकता, ठीक है। सो ऐसी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। उसके बाद फ्यू पर्सनैलिटी डिफरेंसेस आर एविडेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल एथलीट्स, ठीक है। वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ पर्सनैलिटी डिफरेंसेस आते हैं और देखे भी गए हैं, इसके सबूत मौजूद हैं कि कैसे एक मेल एथलीट जो है वो फीमेल एथलीट से डिफरेंट होता है और डिफ्रेंशिएशन का क्या लेवल होता है और क्या उसकी इंटेंसिटी होती है, ठीक है। सिलेक्टिव फाइंडिंग्स में अब हम बात करने लगे हैं मॉर्गन के मेंटल हेल्थ मॉडल की, जो ये शो करता है कि एक सक्सेसफुल एथलीट जो है उसके अंदर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ उसकी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है उसके मुकाबले में, उस एथलीट के मुकाबले में जो कि सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बात में भी कोई प्रॉपर एविडेंस बेस्ड नहीं है और सिर्फ प्रेडिक्शन ही है, एक लेवल पे प्रेडिक्ट किया गया था। और मतलब यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ख़याल यही है कि इसे टीम सिलेक्शन में यूज़ नहीं करना चाहिए, कि जिसकी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है वो बहुत कोई अच्छा सक्सेसफुल एथलीट होगा। अगर हम एक ऐसे इंसान के मतलब मेंटल एबिलिटीज़ पे वर्क करें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है सक्सेसफुल से भी ज़्यादा, अगर वो ठीक हो जाए तो। सो इस तरह भी लोगों का ध्यान होना चाहिए। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को प्रॉपर भरोसा होना चाहिए और उसे जो है वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ट्राई लाजमी करते रहना चाहिए। सिलेक्टिव फाइंडिंग्स में अब हम आगे पढ़ने लगे हैं, जैसे टाइप ए बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है वो एंगर हॉस्टिलिटी कंपोनेंट की बात की जाती है, मतलब वो लोग जिनसे एंगर कंट्रोल नहीं होता और वो जो है वो उसमें अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ये चीज़ जो है वो एसोसिएट करती है, वो किस चीज़ से कनेक्ट होती है, हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के साथ, ठीक है। मतलब जो इंसान जितना ज़्यादा गुस्सा करता है उसको उतने ही ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल इस तरह यह है कि हमें इसे जो इस आदत को बदलना है तो हमें चाहिए कि हम जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करें और एंगर को चेंज करें और एक्सरसाइज स्टार्ट करें। इससे ये होगा कि हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि एक्सरसाइज जो है वो हमारी फ़िटनेस को इंक्रीज़ करती है, हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो बेहतर बनाती है और जो एसोसिएट होती है हमारी सेल्फ़ इस्टीम के इंक्रीज़ होने से, ठीक है। यानी अगर हम फिज़िकली फ़िट होंगे, एक्टिव होंगे तो हम
सेल्फ़ इस्टीम जो है हमारी हाई होगी, ठीक है। अब वो लोग जिनकी सेल्फ़ इस्टीम लो जो मतलब लो जाती है, ठीक है, लो हो जाती है उनकी सेल्फ़ इस्टीम, सो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करें और इंशाल्लाह वो भी कोई पॉजिटिव चेंज ज़रूर देखेंगे। अब इसमें और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे आप यहाँ पे बता रहे हैं हाई अप्रेजल्स ऑफ सेल्फ वर्थ। अब कुछ लोग जो होते हैं वो उनको आदत हो जाती है अपनी तारीफ़ सुनने की, और समटाइम्स कोई इन्हें कुछ कह दे तो वो जो है वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। तो या उनकी अगर ज़रा सी भी फिगर ख़राब हो जाए ना तो वो उस चीज़ को इतना नेगेटिव लेते हैं ना कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब तो हमारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो होती है वो अनापरस्ती होती है, मतलब वो जो है ना वो इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उनको अपने अलावा कोई नज़र ही नहीं आता और अपने अलावा कोई ठीक भी नहीं लगता। ये भी एक प्रॉब्लम है, और सिर्फ एथलीट्स को ही नहीं, मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और काफ़ी लोग जो है इससे सफ़र करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है एथलीट स्टीरियोटाइप्स। तो एथलीट्स को लेके बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स बनाई जाती हैं, उनके फ़िगर को, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेके भी बनाया जाता है कि भाई ये है क्राइटेरिया एक अच्छे मतलब एक अच्छे एथलीट का, ठीक है। ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, जबकि अभी हम जितनी भी बात कर चुके हैं उन सब में उन्होंने यही कहा है कि ये बेहतर है कि ऐसा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एथलीट में यही चीज़ें हों, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और उनको मानना भी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि ये एक एज है, इस एज लिमिट के बाद जो है वो एथलीट हो या क्रिकेटर हो, कोई भी हो, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। सो ऐसा भी नहीं होता है, समटाइम्स कम एज में भी लोग जो हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो लैग पे जाने लगती है। सो बजाय हल करने के हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई एक मिथ बना लें कि भाई अब इसको प्रॉब्लम हो गई है, इसकी एज भी नहीं है, सो ये नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है, ही विल, वो कर सकता है, लेकिन हमें भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। सो एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है अगले बंदे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवाने के लिए। सिलेक्टिव फाइंडिंग्स में हम आगे देखने लगे हैं प्रोफाइल्स ऑफ स्टीरियोटिपिकल एथलीट्स, ठीक है, कि स्टीरियोटिपिकल एथलीट्स किस तरह के होते हैं और अपने जो साथी एथलीट्स होते हैं उनके साथ उनका क्या बिहेवियर होता है और उनकी पर्सनैलिटी में कितने जो हैं वो नेगेटिव पहलू होते हैं, वो सब भी इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद फिर जनरल रिसर्च फाइंडिंग्स देखनी होती है, जिसमें कम्पिटिटिव देखना होता है, अचीवमेंट ओरिएंटेड लोग जो हैं वो कौन से कैसे होते हैं वो देखना होता है, फिर कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना होता है, फिर एक्स्ट्रावर्टेड चेक करना होता है कि अगर जैसे एक प्लेयर था उसे बॉलिंग में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी कि लोगों के सामने वो सही से बॉल नहीं कर पाता था, अकेले में ही हैव डन वेल। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने उससे कहा कि इसे प्रैक्टिस करवाएं और तकरीबन फिर उसका ये उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि उसे कहा कि ये सड़क है और तुमने भाग भाग कर यहीं पे जो है ना वो बॉलिंग करवानी है। सो इस तरह से आते जाते लोगों ने उसे देखा और उसका जो ये फ़ियर था और ये जो हेजिटेशन थी वो उसकी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये चेक करना होता है कि वो लोगों के साथ मिलने जुलने में कैसा है और इजी है, और कभी उसे कोई मीटिंग करनी होगी या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी तो क्या वो इजी कर सकता है। उसके बाद है उसे मतलब ये स्किल्स अपने इंक्रीज़ अच्छे करने चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। उसके बाद है एथलीट एज अ ग्रुप आर इमोशनली स्टेबल, ठीक है। अब एक सिंगल पर्सन हो, इंडिविजुअल सिंगल हो या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, इमोशनली स्टेबल हर किसी को होना चाहिए और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। और फिर उसके बाद है कॉन्शियसनेस और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक पिक मैंने लगाई है, अगर वो पिक देखो तो उससे आइडिया हो जाएगा कि एक ग्लास है, एक पर्सन है वो कह रहा है कि ये हाफ़ फिल है, ठीक है, और दूसरा पर्सन है वो कह रहा है हाफ़ एम्प्टी है। अब दोनों लोग से ही बात करें कि वो आधा भरा हुआ भी है और आधा खाली भी है, ठीक है। सो इसी तरह लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, हर एक का अपना व्यू पॉइंट होता है। सो गलत कोई नहीं होता, हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए और दूसरों के व्यू पॉइंट्स को, उनकी राय को भी उतनी ही अहमियत और उतनी ही इज़्ज़त देनी चाहिए ताकि आपकी राय को भी मिले। ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं सब रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी को लेके जो लोगों ने रिसर्च की भी है, ठीक है। अब बात करने लगे प्रोफाइल्स ऑफ वुमेन एथलीट्स। सो वुमेन एथलीट्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं और मतलब किस तरह की होती हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, या फिर वो किस तरह से हम मेल्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो करने लगे। देखिए
कंपेयर टू फीमेल नॉन एथलीट्स जो हैं वो वुमेंस जो हैं वो ज़्यादा मोर अचीवमेंट ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, और अग्रेशन भी उनमें बहुत पाया जाता है, एजर्टिव ज़रा सी बात पे हो जाती हैं। और फिर ये है कि वो गेम में शो करती हैं, बजाय अगले बंदे के साथ गलत बिहेव की या कुछ उससे सुनाने की। शी विल ट्राई कि हम गेम में ही जो है वो बदला ले लेंगे, ठीक है। उसके अलावा इमोशनली स्टेबल होती हैं, ठीक है, और अच्छे ग्रेड्स जो है वो वुमेन एथलीट्स के आते हैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होती हैं, कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स का ये मानना है। अब पर्सनैलिटी फैक्टर्स स्पोर्ट्स के की हम समरी बताने लगे हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी स्टाइल एथलीट्स में चेक करने का, उनकी स्टडी को देखने का जो बेस्ट अप्रोच और बेस्ट थ्योरी मानी जाती है वो इंटरेक्शनल थ्योरी और अप्रोच है, जो बहुत सारे लोगों ने स्टडी भी की है, इस पर बेशुमार जो है वो रिसर्च भी हो गई है, ठीक है। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज़ करने का और इन्फ्लुएंस करने का और पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो इंटरेक्शनल थ्योरी और अप्रोच है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत बेस्ट काम करती है। अब समरी में हम मज़ीद देखें तो हमारे पास है इंटरेक्शनल मॉडल, ठीक है। उसमें हमारे पास है पर्सनैलिटी और सिचुएशन, दोनों को आपस में कंपेयर करें। सो पर्सनैलिटी में हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं? ट्रेट, लाइफ एक्सपीरियंस, टिपिकल कॉग्निशन और इमोशंस, ठीक है। मतलब हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और हमारा एक्टिव होना और लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी, और हमारी कुछ पर्सनैलिटी के ट्रेट्स यानी हमारा बिहेवियर भी, उसके साथ साथ इमोशंस भी काउंट होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह हम सिचुएशन को देखें तो सिचुएशन में जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो है करंट इमोशनल, ठीक है। इमोशनल स्टेज होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। टाइप ऑफ स्पोर्ट, मतलब हम लोग क्या खेल रहे हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है। फिर हमारी पोजीशन, फिर अगला हमारा जो हमारा ओपोनेंट है वो कौन है, कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी का क्या है हिस्सा है, फिर हमें सिखाने वाला हमारा कोच वो किस तरह का है, गेम लेवल किस तरह का है, इधर वो फाइनल है सेमीफाइनल है। वैसे तो हर गेम फाइनल ही समझ के खेलना चाहिए, बट फिर भी ये मैटर करता है कि हम किस लेवल पे हैं गेम के, ठीक है। और फिर कंपटीशन भी एज वेल एज इम्पॉर्टेंट है, एक्सेट्रा, ठीक है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ एंड एथलेटिक सक्सेस, ठीक है। अब कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ का क्या रोल है एक एथलीट की सक्सेस में वो देखने लगे हैं। सो कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ और मेंटल स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो हमारे स्किल्स और हमारे बिहेवियर को मतलब मॉडिफाई करती हैं, इम्पोर्टेंस रखती हैं, जो कि एथलीट जो है अपने कंपटीशन में यूज़ करता है, ठीक है। एक एथलीट के लिए प्रॉपरली एक्टिव होना और फिज़िकली फ़िट होना, मेंटली स्टेबल होना, ये सब ज़रूरी है। और फिर उसकी एक स्ट्रेटजी, उसके पास एक प्लान होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, ये सब ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कॉग्निटिव स्ट्रेटजी होती हैं जो मेजर की जाती हैं और फिर ये डिफरेंस बताती हैं और ये डिफरेंशिएट के लिए ज़रूरी करती हैं कि एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल एथलीट में क्या फ़र्क है और क्या पर्सनालिटी दोनों में चेंजिंग्स है, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में हम आगे देख रहे हैं कि वो लोग जो सक्सेसफुल एथलीट्स हैं उनकी करेक्टराइज्ड और होती हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और जिनकी तफसील या जिनके बारे में अब नीचे बात करने वाले हैं। तो पहली है अराउजल रेगुलेशन टेक्निक, ठीक है। मतलब अपने फियर से कैसे लड़ना है और अपने जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंस गए हो और डू एंड डाई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में अपने आप पे काबू कैसे रखना है और ऐसी क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है, ये अराउजल रेगुलेशन टेक्निक्स कहलाती हैं। फिर आपने अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो शो करना होता है, बार बार ख़ुद को ये यकीन दिलाना होता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन जो है और फोकस, इनकी कुछ टेक्निक सिखाई जाती हैं जो उस वक्त एक एथलीट्स जो है, एक सक्सेसफुल एथलीट्स वो यूज़ करता है, जो कि कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में ही आ रहा है, ठीक है। फिर फीलिंग इन कंट्रोल एंड नॉट फोर्सिंग थिंग्स, फिर वो चीज़ों को फोर्स नहीं करता, उससे पता होता है कि यार मैंने कोशिश करनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने नतीजा सोचा हुआ अपने लिए, जो रिज़ल्ट सोचा हुआ वही आएगा, ठीक है। सो वो चीज़ों को फोर्स नहीं करता और अंडरस्टैंड करता है, इसलिए वो किसी तरीके के डिप्रेशन और स्ट्रेस में या एंजाइटी का शिकार नहीं होता, ठीक है। फिर इसी तरह नीचे भी यही पॉइंट लिखा हुआ है कि लो
इन ट्रेट एंजाइटी, ठीक है। उनको ट्रेट एंजाइटी भी नहीं होती जो इनहेरिटेड होती है ना, उन सब चीज़ों से ये डील आसानी से कर लेते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में हमारे पास आगे हैं कुछ पॉइंट्स जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। यूजिंग पॉजिटिव इमेजरी एंड थॉट्स, ठीक है। मतलब अगर कोई एथलीट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा या उसकी परफॉर्मेंस में लैक आ रहा है, सो हमें उसको पॉजिटिव इमेजरी की टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। वो खुद भी ऐसा कर सकता है। फिर अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए, वो भी जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइजेस, कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिसिप्लिन। उसके बाद एक्सरसाइज को लेके उसके क्या थॉट्स हैं, उसकी क्या विजन है और कितना कमिटेड है वो, और उसकी डिटर्मिनेशन कितना, मतलब कितना वो मुस्तहकम है, मजबूत है और उसके साथ टच रहेगा, वो भी देखना होता है। फिर सेल्फ़ डिसिप्लिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि एथलीट में होनी चाहिए। वो कुछ भी सामने पड़ा वो खा नहीं लेता, उसे पता होता है कि उसकी सेहत के लिए, उसकी जहनी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है, क्या खाना चाहिए। फिर वो गोल ओरिएंटेड होता है, गोल सेटिंग का उसको प्रॉपरली ये चीज़ सिखाई भी जाती है और उसे पता भी होता है कि जो उसका गोल है उसको अचीव करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा और कितना और किस लेवल पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके पास वेल डेवलप्ड प्लान होते हैं। फिर कॉपिंग स्ट्रेटजी, मतलब अचानक से अब वो कोई सिचुएशन इस तरह की आ गई है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और क्रिटिकल मामले चल रहे हैं, तो उसे वो डील करना आना चाहिए। अब वो खुद करे या कोई साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की मदद ले, लेकिन उसे ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, ठीक है, कि वो खुद से भी कर सके। फिर अडेप्टिव रिएक्शंस होते हैं कुछ, ठीक है। लो सेंसेशन, अब इसी तरह उस टाइम समटाइम्स जो है ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट उन्हें ये भी सिखाते हैं कि अगर उन्हें कुछ चोट वगैरह लग गई है, सो एकदम से इम्पल्सिव नहीं होना, उन्होंने उस चीज़ को बर्दाश्त करना है और उसके बाद उन्हें पता चलना चाहिए कि उन्हें कितनी और किस लेवल पे चोट लगी है और उसको फुली उन्हें ट्रीट करना चाहिए। हर चीज़ को हल्के में भी नहीं लेना और हर छोटी चीज़ को बहुत बड़ा भी नहीं बनाना। सो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और अच्छे तरह से खेलने के लिए ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत मैटर भी करता है। अब हम बात करने लगे हैं हमारा रोल पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। सो हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि ट्रेट और सिचुएशन दोनों पर्सनैलिटी को अच्छे से कंसीडर करना चाहिए और दोनों को बेहतर ये है कि हम दोनों को जो मिल के वो बनता है ना इंटरेक्शनल, उसे हम फोकस करें, ठीक है। उसके बाद है बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, बी अ गुड कम्युनिकेटर, बी अ गुड ऑब्जर्वर, बी नॉलेजेबल अबाउट मेंटल स्ट्रेटजीज़, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मेंटल स्ट्रेटजीज़, आपको आपके इल्म में होनी चाहिए, जहाँ आप कभी फंस जाओ या आपको कहीं ज़रूरत पड़े आप इस्तेमाल कर सको। ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको अपने ओपोनेंट का पता चलना चाहिए। फिर अपने ओपोनेंट से बात कैसे करनी है, अगर आपका कोई मिसबिहेवियर आगे से कोई बंदा कर रहा है तो उसे आपने कैसे डील करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी हैं और इससे जब हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने मसले का हल खुद जानते हैं और अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं ना, तो इससे अगले बंदे को हमारी पर्सनैलिटी के अच्छे इम्पैक्ट्स आते हैं और मुझे पता चलता है कि यार ये कोई बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है और ये सही है, ठीक है। चलिए अब अपने चैनल के लोगों के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। जहां आपको लगे कि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है, आप ज़रूर पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन जो है वो आपके लिए खुला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन फॉर यू गाइस। अगर आप और मज़ीद वीडियोस इस चैनल पर सेफ़ एंड साउंड रिहैब पर देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।